नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या 3 राज्यों में चुनावी हार में कांग्रेस इतना बौखला गई कि देश के विभाजन पर वो उतर आई है? चुनावी हार से कांग्रेस क्या अब देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात कर रही है? सवाल यह भी है, क्या सनातन के श्राप ने कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म किया है? क्योंकि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ऐसा ही कह रहे हैं। और सवाल यह भी है, हार की जिम्मेदारी लेने की बजाय ठीकरा ईवीएम पर क्यों फोड़ा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, इन चुनावी नतीजों के बाद इंडी गठबंधन का क्या होगा? दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में जीतने में कामयाब हुई। चुनाव नतीजों के बीच अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पर एक विवादित पोस्ट किया और लिखा कि दक्षिण उत्तर सीमा रेखा गहरी होती जा रही है और स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि इस पोस्ट पर इतना विवाद बढ़ा कि प्रवीण चक्रवर्ती को पोस्ट हटानी पड़ी। बीजेपी ही नहीं, इंडी गठबंधन के साथी दलों ने भी इस पोस्ट का विरोध किया। लेकिन सवाल है, चुनावी हार के बाद देश के बंटवारे की बात क्यों? क्या देश की जनता ऐसे बयान को माफ कर पाएगी? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक तरफ बीजेपी अब नए सीएम को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हार से बौखला गई है। कांग्रेस की तरफ से हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का काम शुरू हो गया है। इस बीच उत्तर भारत के तीनों राज्यों पर चारों खाने चित होने के बाद कांग्रेस तेलंगाना में मिली जीत के बाद देश को बांटने जैसी बातें कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने एक्स पर लिखा, दक्षिण और उत्तर की सीमा रेखा गहरी और स्पष्ट होती जा रही। क्या प्रवीण चक्रवर्ती भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं? हालांकि पोस्ट पर विवाद बढ़ता देख प्रवीण चक्रवर्ती ने अपना पोस्ट हटा लिया, लेकिन वो खुद कांग्रेस नेताओं के निशाने पर ही आ गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत को बांटने की बात कहना बेहद खतरनाक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक भारत एक है, और भारत को बांटने की बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो या फिर भाषा के नाम पर विभाजन हो या फिर क्षेत्र के नाम पर विभाजन हो, ये विभाजन देश के लिए खतरनाक है। और उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में भारत को बांटना, ये भारत की एकता, अखंडता के लिए खतरनाक है। मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता। इससे पहले प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस की हार पर तंज कसते हुए कहा कि यह हार सनातन का श्राप है। इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे, ये सनातन का श्राप है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो दूसरे दल मंथन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग अलाप दिया है। जब तक ईवीएम के जरिए देश के अंदर चुनाव होता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को हराना विपक्ष के लिए, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष को एक साथ होके ईवीएम से जो इलेक्शन हो रहा है इसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सवाल है कि जब कांग्रेस कर्नाटक या हिमाचल का चुनाव जीतती है तब ईवीएम का राग नहीं अलापा जाता और जैसे ही हार मिलती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। सवाल यह भी है
कि क्या हार से बौखलाई कांग्रेस भारत को बांटने और विभाजन की बात कर रही? अगर कांग्रेस की यही सोच रही तो फिर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की ना खानी पड़े। रिपोर्ट आपने देख ली। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए, उन मेहमानों से हम आपको मिलवा देते हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा कि अब तो कांग्रेस के लिए, विपक्षियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी जब सामने आती है तो लोग भी अब सवाल पूछते हैं, क्या सीखने को तैयार नहीं है या सीखना चाहते नहीं है? ऐसी बयानबाजी मुद्दे क्यों उठते हैं? हिमांशु जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और कांग्रेस के नेता हैं, खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, या हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं, कमेटियां हैं, ऑल इंडिया की प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हर कार्यकर्ता होता है, जमीनी कार्यकर्ता होता है, हर कार्यकर्ता के अपने विचार होते हैं। तो कोई अपना विचार है। कांग्रेस पार्टी कभी बांटने का काम नहीं करती, हमेशा जोड़ने की बात करती है कांग्रेस पार्टी। और रहा सवाल किसी बाबाओं की बातों का, तो देश में लाखों करोड़ों बाबा हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अगर कोई बात कहें तो उनके कहने से ही लगता है कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है। कांग्रेस पार्टी ना कभी सनातन के खिलाफ थी, ना हिंदुओं के खिलाफ थी, ना देश के विभाजन। हमने तो देश को जोड़ने का काम करा है, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम बांटने का काम नहीं करते। हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते, हम भाषा, क्षेत्र और जातियों में नहीं बांटते। तो उत्तर और दक्षिण के बीच में ये जो वर्सेस लगा दिया था, ये क्या था? देखिए, ये आप आकलन लेते रहिए, एजेंडा चलाते रहिए। भाजपा के आईटी सेल और भाजपा के लोग इन्हें तो मुद्दा चाहिए। और दूसरी बात, ये हार जीत जहां तक सवाल है, देखिए मध्य प्रदेश का आकलन अगर ईमानदारी से करें सारे लोग, तो कितनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन चूंकि इनके पास नेतन्याहू साहब हैं, इनके पास इजराइल है, और हमें भी लगना लगेगा कि हमें भी इजराइल से संबंध बढ़ाने पड़ेंगे। ईवीएम, देखिए इतनी हार जीत होती रहती है, नेक टू नेक होता है, अलग बात है। लेकिन इजराइल से संबंध बढ़ा रहे हैं, प्रदेश की जनता से संबंध थोड़े अच्छे से बढ़ा लीजिए, वहां पर जाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। जरा सुन तो लीजिए। हाँ। देश की आधी से ज्यादा जनता, 67% लोग ये मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे भी गए थे, हाँ। कि आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्या आपको डर है? अगर आपको डर नहीं है, जनता आपके साथ है, देश आपके साथ है, तो ये भी बड़ा दिल करके कर दीजिए, कराइए। देखिए, हर कोई ये सवाल पूछता है, हर कोई ये सवाल पूछता है। एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा, फिर मैं त्यागी जी के पास जा रहा हूं। बाकी के राज्यों में ईवीएम से ही चुनाव होते हैं, ये हर बार का सवाल है कि आप लोग ईवीएम पर तब सवाल नहीं उठाते लेकिन अब उठा देते हैं। आज कुछ नया जवाब देंगे इसका? नहीं, देखिए पूरे देश के मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज, फोन और ट्वीट आए हैं कि साहब ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए हमने छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ परोसा, राजस्थान में नेक टू नेक था। जब एक साथ 10 बजे के करीब इलेक्शन एक साथ जंपिंग उलट पलट करता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगना बहुत जरूरी है। हालांकि चलिए, जीत की बधाई माननीय नरेंद्र मोदी जी को, चूंकि वही एक चेहरा है। आपने अपनी बात रखी, खुलकर नहीं बोला। शिवम त्यागी जी, एक बार फिर से ईवीएम, और कहा गया कि बैलेट पेपर वापस ले आओ तो शायद हम आ जाएंगे सत्ता में। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि भाई ईवीएम से जब तक चुनाव होते रहेंगे तो मुझे लगता है वो गलत है। कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मैं देख रहा था राशिद अलवी भी कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, जब तक हम हारते रहेंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कल ये कहने लगे कि मैं अपनी माँ को फोन की जगह जो है कबूतर के गले में चिट्ठी बांध के भेजूं, तो मतलब देश पीछे चला जाए क्या? कल ये कहने लगे बिजली की जरूरत ही नहीं है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही नहीं, हम तो जो है टेबल लैंप में जीना शुरू कर देंगे, तो देश को पीछे ले जाए क्या? कल ये कुछ भी कह सकते हैं, हमें सड़कें नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए, बैलगाड़ी से जाएंगे हम तो। अभी कांग्रेस ही है, ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका तर्क संगत कुछ भी होता तो है नहीं। लेकिन विषय यहां पर यह है कि एक समय में एक देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। हाँ। एक की तो चलिए गिनती आज खुल रही है, वहां पर एक सीट घट गई है इनकी मिजोरम में, लेकिन तेलंगाना में इनको प्रचंड बहुमत मिला है। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी इतनी बेशर्मी के साथ आकर ये कहना कि नो ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे हम जीत नहीं पाएंगे। मतलब वही ईवीएम तेलंगाना में तो बेहद शानदार काम कर रही है क्योंकि उसने इनको जिता दिया, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्योंकि ये जीत नहीं सकते, क्योंकि ये लोगों से कनेक्ट नहीं बना पाए, क्योंकि ये चुनाव का पल्स पढ़ नहीं पाए, क्योंकि इनके नेता हवा हवाई रह गए, क्योंकि ये यूट्यूब से बाहर निकले नहीं, क्योंकि इनको ग्राउंड पर कोई समझ आई नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं चला कि आंधी चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम की, तो ये कहते नहीं ईवीएम खराब है। मैं मानता हूं इस मानसिकता से निकलिए,
आधी जिंदगी हो गई है, आधी नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहने वाला हूं कि आपके नेता और 5 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन लेने के हकदार हो जाएंगे। भाई अब निकलिए इन बातों से और करिए कुछ अच्छा चुनाव ठीक के लिए। है तारिक खान साहब, क्या आपको भी ये लगता है हाँ सबसे पहले एक कमेंट ले लेता हूं। तारिक खान साहब, आपको भी लगता है ये ईवीएम का मामला है, या फिर आपको लगता है कि कमजोर रह गए, चुनाव नहीं लड़ पाए, जनता के बीच नहीं पहुंच पाए और उसी का फल मिला? देखिए, एक बात सीखनी पड़ेगी हम सबको कि हार को राजनीति में स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आत्ममंथन, आत्मचिंतन तुरंत ही स्टार्ट कर दीजिए जैसे ही हारिए, और जनादेश को यहां पर रखिए सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जनता मालिक है, वो जज है, उनसे बड़ा जज कोई नहीं है। किसी के लिए हो वो जनादेश, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, हमारे लिए उत्तर प्रदेश में जनादेश दिया, भाजपा को सरकार दी। रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए सबको जनादेश का, कहीं भी आए। एक तो एक नॉर्मल ग्राउंड बन जाए कि जनादेश का आदर करना, क्योंकि वो सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं और इसी को मैंडेट कहते हैं। उस पे मंथन करना मुझे लगता है कि बेकार है। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, उसने बता दिया। अब हार की वजह क्या थी, इस पे चिंतन मनन चाहे इंडिया गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस को भी अपने अंदर करना चाहिए, हमें समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वो उतना वोट परसेंटेज नहीं मिला जितना हम इन राज्यों में पाते रहते। क्या वजह थी, क्यों नहीं मिला, ये सारी बातें अपने अंदर खूब लंबा चिंतन मनन पार्टियों को करना चाहिए। जब बीजेपी हारे उनको भी कर। आज अति उत्साहित है बीजेपी, आज उनका दिन है, आज ओवरवेलमिंग दिन है बीजेपी के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उनके बोलने का दिन है आज। लेकिन जब जीत हो तो संयम बहुत जरूरी है, मेरी राय है। जब जीते तो संयमित रहें, सीमित रहें, अपना दायरा निर्धारित करें, क्योंकि जीत के बाद हार भी देखनी पड़ती है। क्योंकि जब भारतीय जनसंघ बना था 1951 में तो 3 सीट जीता था, 3 सीटें पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में 4 सीटें जीती थी, फिर उसके बाद 14 सीटें जीती, फिर उसके बाद 35 सीटें जीती, फिर देखिए बढ़ते क्रम में अगर कोई जाता है तो ये बताता है कि तरक्की बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रही है। तारिक साहब से लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, देखिए ये बहुत एक सवाल आम जनता के मन में भी है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमारी जो विचारधारा की लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कौन सी विचारधारा की लड़ाई आ गई कि जनता की विचारधारा से आप मैच ही नहीं खा पा रहे? साउथ वर्सेस नॉर्थ की बात भी यहां पर होने लगी। देखिए, मैं तो मानता हूं कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है ही नहीं। दूसरी बात, किसी पार्टी के लिए विचार होना बहुत जरूर है, तो मुझे तो आज के दिन में लगता है कांग्रेस विचारहीन पार्टी हो गई है। सत्ता उसका सिर्फ और सिर्फ सत्ता विचार है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, अग्निवीर योजना के सहारे युवाओं को देश के ये को भड़काने की साजिश कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर के जो 1980 और 90 के दशक की विभाजनकारी राजनीति जो थी, हिंदू समाज को बांटने का, और वह भी कैम्ब्रिज एनालिटिका के प्रयोग के तौर पर, जो राहुल गांधी को विदेशियों ने सिखाया था कि कैसे हिंदू समाज को बांटिए 2019 के चुनाव से पहले, ऐसा राहुल गांधी नहीं करते। और तीसरी बात कि जितने भी मोबिलाइजेशन, आज हमने सुना है कि कांग्रेस पार्टी ने उलेमाओं को पत्र लिखा है और उलेमाओं का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटों पर इनकी दखल हो। तो कांग्रेस इसके अतिरिक्त जो नारे कांग्रेस पार्टी ने दिए और राहुल गांधी ने दिए, वे सारे नारे पिट गए हैं। राहुल गांधी मानते हैं कि वो यंग यंगरी मैन की भूमिका में आकर के नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देंगे, तो यकीन मानिए उन पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, उनकी कर्मठता और उनकी ईमानदारी पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के लिए खड़ा नहीं है। अच्छा। और राहुल गांधी के सारे विमर्शों को धत्ता दे देता है। आप सोचिए कि 18 साल के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को पिट जाती है तो, और ये जबकि बीजेपी में भी ये बात थी, बीजेपी के समर्थक भी ये बात मानते थे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के मतदाताओं में एक फटीग है, फेस फटीग है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हासिल हो जाती है, तो आप यकीन मानिए कांग्रेस में इतनी बड़ी अंगर से घून लग गया है, जो हिंदी हार्टलैंड के अंदर आप
नकली हिंदू बनकर के असली हिंदू को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा था कि काउंटिंग के दिन जो है वो चुनाव के जो केंद्रीय मुख्यालय था कांग्रेस पार्टी का, वहां हनुमान जी की तस्वीर और फल्ला की तस्वीर, श्री राम दरबार वगैरह, संविधान के पन्नों से आप राम दरबार को हटा दें, कुरुक्षेत्र हटा दें, क्योंकि मुसलमानों का दबाव था। और यहाँ पर अभी आप मंदिर मंदिर घूमे, कोई स्वीकार नहीं करेगा साहब, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू जान गया है कि मुसलमानों के पोलराइजेशन करके कांग्रेस पार्टी जीतना चाहती है। ये कंफ्यूजन दूर कब होगा? एक अंतिम बात और कह रहा हूं, इस चुनाव ने कम से कम ईवीएम के बारे में ये लोग नहीं, हमने ही एक चैनल पर उठाया था ये बात कि देखिएगा अब ईवीएम पर आ जाएगा, बेचारी ईवीएम वो दया की पात्र है, क्योंकि उसके बाद हार का ठिकरा आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप जनता से कनेक्ट नहीं है, उनके मुद्दों से कनेक्ट नहीं है, आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब है। यदि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी तो इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ प्रश्न के दायरे में आ गई, या आपके राजनीतिक और सामाजिक समीकरण। मैं तारिक जी की के विश्लेषण को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत संयमित तरीके से सब चीज कहा कि भाई समाजवादी पार्टी को भी आत्ममंथन की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को भी आत्ममंथन नहीं, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं होता अजय जी? ये कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं होता? जनता यही समझती है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब ये सोचा जाता है कि क्या नेतृत्व करने वाले ठीक हैं, सही हाथों में कमान है कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज कि हमारे तो मन में बसे हैं। राहुल जी देखिए इसे प्रचारित किस तरह से कर रहे हैं, करने दीजिए। अगर वोटों की जहां तक बात सुनना चाहते हैं तो तीनों चारों स्टेटों में उठा के देखिए, वोट जनता ने दिया है, लेकिन ये टेक्निकल तरीके से जब बूथ कैप्चरिंग टाइप किया जाए, प्रशासनिक तरीके से, अपने 6 जो शस्त्र हैं उनके तरीके से और दूसरे तरीके से, तो वो चीजें बिल्कुल अलग होती है, वास्तविकता से अलग चीजें हैं। और इसीलिए बीजेपी जीत गई, इसीलिए कांग्रेस हार गई। बूथ कैप्चरिंग या फिर अपने प्रशासन का इस्तेमाल किया? नहीं, 69 सीटें राजस्थान में, 115 बीजेपी ने ली है, 66 मध्य प्रदेश में, भाजपा 35 वहां लिए छत्तीसगढ़ में और 64 वहां लिए। मतलब ये देखिए कि अगर बूथ कैप्चरिंग या प्रशासन का इस्तेमाल करना है तो मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो कुछ नहीं कर पाए, वो चुनाव हार गए। अरे भाई दिमांशु जी, ये टेक्निकल तकनीक है, आपको नहीं पता, IT सेल का खेल है। दिखाइए कुछ, होता कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। ये बड़ी इनके खेलों को आप जब समझ जाओगे, अभी देश नहीं समझ रहा। तारिक साहब हंस रहे हैं। 2.5 लाख सुन लीजिए, 2014 में इनको तो ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कोई ऐसी चीज हो तो हंस के कोशिश करिए कि मुद्दों आपके साथ ही है भाई, इनकी हंसने दीजिए भाई। देखिए 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत का पैसा लेके भाग था, वो 12,56,000। अभी आप पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, लेकिन मुद्दे पर नहीं रहेंगे। आप यकीन मानिए अजय वर्मा जी, कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो खूब मेहनत करता है, और जब इस तरह का परिणाम आता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश निराश हो जाता है, लेकिन ऊपर तक बात नहीं पहुंच पाती है। हिमांशु, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए फिर जल्दी। 2018 में हम 5 स्टेट जीते थे, जिसमें से 2 भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के द्वारा चुरा लिए थे। 19 में बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई थी अपनी 5 स्टेट हारने के बाद। अब हम 1 स्टेट जीते हैं, 2 हारे हैं, मान के चलिए। तो 1 वैसे तो कायदे में हारे, ये 3 जीते हैं। अब 24 के उसमें देश की जनता ये कहती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश का वो लुटा पिटा वर्कर, युवा साथी जिसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसका व्यापार पिट गया, कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, आपकी पार्टी की और आपके गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और हम इनको हराएंगे। अच्छा पहले अब थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिएगा कि गठबंधन में सब लोग कांग्रेस को आगे नेतृत्व देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। शिवम त्यागी जी, ये कब बदलाव आएगा? ये जो आप लोग सोचते हैं कि 2024 की भी अब बात कर रहे हैं, दावा 2024 का भी ठोक दिया है कि अब तो 2024 में देखिएगा, अब सीधे टारगेट 2024 है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है कि ये जो हैट्रिक लगी है, ये 2024 की हैट्रिक की तैयारी है, वहां पर भी हैट्रिक लगेगी और लगेगी ही। हम उतनी मेहनत करेंगे, उस तरीके से चीजों को बेहतर करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में कहां कैसे सुधार हो सकते हैं उसको भी करेंगे। हम कोई कांग्रेस तो है नहीं कि ईवीएम का रोना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। विषय बहुत साफ है
यहां पर देश को, समाज को, सब चीजों को तोड़ने वाले लोगों की हार हुई है और जोड़ने वालों की जीत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत हुई है। एग्जाम्पल, इन लोगों ने सनातन को तोड़ने की कोशिश करी, इन लोगों ने देश को आपस में बांटने की कोशिश करी, इन लोगों ने, जिन्होंने देश में 58 साल राज किया और कुछ नहीं कर पाए, जातीय जनगणना को लेकर जनता के बीच में पहुंचे, भाई को भाई से लड़ाना, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने के एजेंडा से लेकर देश के बीच में पहुंचे। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, कह दिया हमें लड़ना नहीं है। इन्होंने सनातन को गाली दी, प्रियांक खड़गे से लेकर स्टालिन से लेकर किसने क्या क्या नहीं कहा, और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे लेकर, और इसके अलावा अपना जो उत्तर प्रदेश में है मौर्य जी, उन्होंने सबने क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस उस पर, हाँ, तो कांग्रेस बिल्कुल चुप रही, उस पर कुछ नहीं बोला, अपने नेताओं को कुछ नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि आप इससे बचिए, रिजल्ट आपके सामने है। इन लोगों ने तारिक साहब, मेरे को एक बात मेरे को समझनी है, एक मिनट रुकिएगा त्यागी साहब, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, अच्छा, विदेशी प्रोपेगेंडा, हाँ, विदेशी प्रोपेगेंडा, जब भी देश को लेकर कोई भी विषय खड़ा होता था, जब भी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई भी विषय खड़ा होता था, हमेशा विदेशों के हाथों में खेलना, उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, देश से बाहर जाकर देश का अपमान करता, इन सबका मिला जुला ये रिजल्ट है। आपको अगर हिंदुस्तानियों से वोट चाहिए तो हिंदुस्तान के लोगों की बात करके उनके बीच में रह के, ठीक है तारिक साहब, ये बताइए, हिंदुस्तानियों के वोट चाहिए तो हिंदुस्तानियों के दिल में आपको अपनी जगह बनानी होगी। क्या ये इंडी गठबंधन, आप तमाम जो दल हैं वो जगह नहीं बना पा रहे हैं? क्या हर चुनाव में बोलते हैं मंथन करेंगे, लेकिन उसके बाद परिणाम जो आता है वो यही होता है? कमी कहां पर है, आप बताइए। जब मुंबई में मीटिंग हुई तो आपने देखा होगा एक पोस्टर बना था। पोस्टर को इसलिए राउंड किया गया था कि कोई छोटा बड़ा नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन इसलिए साथ आया था कि हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश खुश नहीं है, देश की जनता खुश नहीं है। हम एक अल्टरनेटिव पेश करेंगे, मगर साथ में आके पेश। जब कांग्रेस ने दिक्कत हुई मध्य प्रदेश में और यह कहा गया कि कौन अखिलेश वखिलेश, जिस पे मुझे बहुत ऐतराज था, क्योंकि हम लोग भाई नेताजी और अखिलेश साहब का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद दूरियां शुरू हुई और अखिलेश जी ने तुरंत कहा कि हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो कोalition का वो क्या रहेगा आने वाले टाइम। अब हम उसको फिर से बैठेंगे, मैंने सुना है अब फिर से रिवाइज होगा वो, और अभी तो आपने खुद ही कह दिया था बोलते बोलते कि हम सोचते थे, मतलब आपने पास्ट टेंस में ले आए थे लेकिन आपने तुरंत सुधार के प्रेजेंट टेंस में ले आए। वो स्लिप ऑफ टंग है। हम अभी कोalition में है, लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि रिकंसिडर किया जाएगा, एक बार हम बैठेंगे और फिर से आपको अभी भी उम्मीद नजर आ रही है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से 10 सेकंड इस तरह से जनता जो नकार रही है, क्या आप आने वाले वक्त में इसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज 10 सेकंड दे दीजिए एक्सप्लेन करके। देखिए, अखिलेश साहब ने कितनी रेशनल बात की थी। रेशनल बात क्या है? अभी हम लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं। अखिलेश साहब ये कह रहे थे कि अभी भी गठबंधन करो, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम लोग कहेंगे हम दोस्त हैं। मतलब दो दोस्त हुए, स्कूल में दोस्त है और घर को आए शाम को खेलने तो दोस्त नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है। ये रेशनल बात अखिलेश साहब कांग्रेस को समझाना चाहते थे कि भैया दोस्ती वंस मीन, तो मतलब कांग्रेस नहीं समझती क्या कोई बात? नहीं समझी, इसीलिए तो हम कह रहे थे मध्य प्रदेश में रिक्वेस्ट की थी भाई कि हम लोगों को साथ में जाना चाहिए, अलग अलग नहीं जाना चाहिए, सबको साथ में जाना चाहिए। फिर क्यों इतनी बार हम लोग मिले थे? क्यों? अजय जी, बीजेपी से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने जो साथी हैं उनको कैसे मनाएंगे? ये इनके विचार हैं, अच्छी बात है। पार्टी में कोई अपने विचार रखता है, सबके विचार देश में सबके विचार जब रखते हैं ना, सुनिए ना, अब आप हर बार ऐसे किनारा कर लेते हैं। ये इनके व्यक्तिगत अपने विचार हैं। प्रमोद कृष्णम जी बोलते हैं उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। प्रवीण चक्रवर्ती बोलते हैं उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन यही व्यक्तिगत विचार सबसे ज्यादा डैमेज कर देते हैं। हिमांशु जी, आपने एक चीज और देखी, हार जीत के विश्लेषण पे बात चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को केवल 72 लाख वोट मिले, हमें 66 लाख वोट मिले। लड़ाई बराबर में थी। ये नहीं है कि आपने एक तरफा 100 जीते हैं और हमने 2 ही जीते हैं। राजस्थान में 66 लाख 72 लाख में बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। सुन तो नहीं 66 लाख था, 6 लाख का बस। 8 करोड़ की आबादी है, 4 करोड़ से ज्यादा वोटर है, 6 लाख मायने नहीं रखते। बीजेपी, हाँ, सरकार बना ली इन्होंने। बीजेपी को राजस्थान में 1 करोड़, मुझे कुछ याद आ रहा है, जब पिछले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे तब बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था, कांग्रेस की सीट भले ही ज्यादा थी, और उस वक्त आप क्या कहते थे? संगीत रागी जी, कांग्रेस को करीब प्रोफेसर रागी 1 लाख वोट मिले, और मध्य प्रदेश में को करीब 2 करोड़ 11 लाख वोट मिले, और कांग्रेस को करीब 1 नहीं। प्रोफेसर रागी जी, ये बताइए, ये कांग्रेस क्या कभी समझ पाएगी? तेलंगाना में हमें करीब, नहीं, ये आंकड़े तो मैं जानता हूं कि आप आंकड़े सारे लेकर आए हैं,
बीआरएस में 87 लाख, जो आंकड़े कल आपको अच्छे नहीं लगे थे वो सारे आंकड़े आप लेकर आए, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्रोफेसर रागी ये बात क्या कांग्रेस कभी समझ पाएगी? और कांग्रेस के साथी जो दल हैं अब वो ही उनको नकार रहे हैं, तो जनता कैसे उनको एक्सेप्ट करे? देखिए, कांग्रेस को साथ रखने का मतलब वो अपनी भी लुटिया डुबो लेंगे। और ये समझ आपने रहे देखा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ लिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी लुटिया डुबो गई। और दूसरी बात, कांग्रेस जरूर चाहेगी, देखिए कांग्रेस से जमीन छीन करके समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। हाँ। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के कीमत पर खड़े हुए हैं, और इसलिए ये क्षेत्रीय दल कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी दोबारा अपना सर उठा करके खड़ा हो, क्योंकि ये उनके लिए दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। क्षेत्रीय दल कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस नहीं कर पाई है। क्षेत्रीय दल हमेशा कांग्रेस को रिप्लेस कर पाती है। ये क्यों? क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। जीत जाती है तो ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है जिसके कारण वो जीत जाती है, लेकिन वह अपने स्ट्रेंथ पर जीतती हो ऐसा कहीं नहीं दिखता है। हिमाचल के अंदर मात्र 38,000 वोटों का डिफरेंस था, तो क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने वहां कहा कि भाई ईवीएम खराब हो गया है? अरे भाई, आज आप हार गए हैं तो आप स्वीकार करना सीखिए। और आत्ममंथन तो कांग्रेस में हो ही नहीं सकता जब तक गांधी परिवार उसके शीर्ष पर है, क्योंकि आत्ममंथन करने का मतलब है कि आप गांधी परिवार के खिलाफ अगल बगल में आप तलवार लटका देंगे। और कांग्रेस पार्टी के अंदर किसकी हैसियत है जो कांग्रेस में गांधी परिवार को प्रश्न के दायरे में ला करके खड़ा कर सके? हाँ। ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ। इसलिए आपने देखा होगा 55 चुनाव में से राहुल गांधी 50 हारे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नेता हैं। और नरेंद्र मोदी 55 में से 5 हारे, फिर भी उन पर प्रश्न बार बार उनको इम्तिहान देना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। तो ये अंतर है। कहां कांग्रेस में अपवाद को नियम के तौर पे वो बना करके देखने की। प्रोफेसर रागी जी देखिए, बहुत गहराई से आपने विश्लेषण किया, लेकिन जनता यहां पर कट एंड क्लियर जानना चाहती है, मतलब बहुत शॉर्ट में जानना चाहती है। पीएम मोदी ने भी कहा कि नकारात्मकता को नकार दिया है जनता ने। कांग्रेस क्या ऐसी कड़ी टूट गई है जो सुधार नहीं पा रही है? कमी है कहां? शॉर्ट में बता दीजिए ताकि अजय जी पहुंचा दे बात ऊपर। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज के दिन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के सलाहकार वामपंथी है। कांग्रेस के अपने सलाहकार थिंक टैंक खत्म हो चुके हैं। ये कांग्रेस को उसकी मूल धारा में आने से रोक रहे हैं। ये अजय वर्मा जी भी बात करेंगे, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन दुविधा ये है कि कोई गांधी परिवार को समझाए कैसे, राहुल गांधी को बनाए कैसे कि भाई आप यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन जो 60s और 70s के थे बन करके, कोई जरूरी नहीं कि आप हिट हो जाएं। नहीं, अजय जी समझा देंगे। अजय जी समझाएंगे आप? हो जाती है, अजय जी समझाएंगे? वास्तविक दुनिया में हिट नहीं होंगे। अजय जी के हिसाब से तो ईवीएम में गड़बड़ी है। देखिए, रागी जी जो है पढ़े लिखे अघोषित चेहरा है भाजपा की। अच्छा। इनका टारगेट केवल ये रहता है कि भाजपा की नीति और गलत। अच्छा, ये बताइए जो उन्होंने बताया है, बहुत सारे आप मानते हैं ना, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं जो चुनाव के परिणाम आने के बाद हाईकमान पर सवाल उठाते हैं या फिर ये कहते हैं कि कमी है, ध्यान ही नहीं देते। हिमांशु जी, ये आदमी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम इन्हें जल्दी अपने यहाँ ले आएंगे, आप निश्चित रहिए कुछ समय बाद। जनता को अपने साथ लाइए, जनता को अपने साथ लाइए। नहीं, जब इस तरह के विचारक जो भाजपा के हर एजेंडे को चलाते हैं, जब हमारे साथ आ जाएंगे तो कांग्रेस के हर एजेंडे को चलाएंगे तो जनता अपने आप आ जाएगी। देखिए, यही पॉइंट है कि नकारात्मकता को नकारना होगा, सकारात्मकता की ओर बढ़िए तो शायद कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जनता नहीं नकार रही है। संसाधन और साधन, ये जो आप देखते हो ईडी, सीबीआई, टैक्स और अब तो ये ईवीएम, ये सिस्टम तो ये तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? बताइए ना, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, मेरी बात समझ लीजिए, वहां कौन सी कमी छोड़ी थी इन्होंने? वो तो इनकी एक सीट थी वहां, इसलिए नहीं हुआ। अगर होती इनकी वहां 10-20 सीट तो वहां भी हो जाता। तो ये गहलोत जी ने भी नहीं बोला, गहलोत जी ने भी नहीं बोला। ये 60 तक नहीं पहुंच सकते, 1 से लेकर 60 तक। अब अपने अपने विचार, देखिए अपने विचार हैं हिमांशु जी। हाँ, त्यागी जी बताइए। मतलब यहाँ तो ईवीएम भी आ जाएगा, अभी पता नहीं, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान भी मुद्दा लाएंगे अभी अजय वर्मा जी। हाँ, देखिए, कांग्रेस के हिसाब से ये जो जीत हुई है, और यहाँ पर जितने भी पैनल के लोग बैठे हैं, समझना चाहिए। मैं तो समझ गया। देखिए, पहली जीत की वजह जो रही वो रही ईवीएम,
दूसरी जो वजह रही, ईडी का एक एक अधिकारी एक एक वोटर के पास जा जाके जो है उनको बोलता था चलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए। वो जाते थे फिर वोट करके आते थे। एक तरफ सीबीआई लेकर जाती थी लोगों को, फिर वोट कराती थी। एक तरफ फिर इनकम टैक्स लेके जाता था, फिर वो वोट कराता था। इस प्रकार से इन 3 राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई। कैसी बुद्धिमत्ता है कांग्रेस वालों, निकलो इससे। अरे भाई, ईडी सीबीआई के छापे भ्रष्टाचारियों पर हुए, वो भ्रष्टाचारियों पर आगे भी होंगे और जबरदस्त प्रहार होगा। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और मैं भी कहता हूं कि ये नहीं, शिवम त्यागी जी, एक ये नकारात्मकता वाली बात, एक ये नकारात्मकता वाली बात और दूसरी सनातन वाली बात, ये मुद्दा आगे भी जारी रहेगा जिसको कांग्रेस नहीं डिटेक्ट कर पा रही? बिल्कुल जारी रहेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार भी जारी रहेगा। जिन रेड्स को लेकर ये विपक्षी या फिर इंडिया अलायंस वाले इतने बौखलाए हुए हैं, उन सब रेड्स पर, उन सब कार्रवाइयों पर, भ्रष्टाचारियों के जेल जाने पर मोहर लगाई है। अच्छा, तारिक साहब, 24 के केजरीवाल के मंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में हैं, उनको सारी सीटों पर जमानत, भ्रष्टाचार का ही मुद्दा। अच्छा तारिक साहब, अपने साथी कांग्रेस को 2024 के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, 2024 के लिए हम अपनी समाजवादी का सीधा फंडा है, हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और उस मांग को लेकर और जो कॉन्सेप्ट है पीडीए को लेकर हम उसको आगे बढ़ेंगे। एक सवाल है कि ये जो बता रहे थे कि सीबीआई और ये लोग छापा मार रही है, तो जिन लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराते हैं क्या मिस्टर इंडिया वाली कोई घड़ी वगैरह देते? नहीं, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन तारिक साहब अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, देखिए उस पर हमने कई बार डिटेल में बात करी है। मुझे अभी इस मुद्दे पर थोड़ा सा बताइए कि 2024 में आप अकेले तो सत्ता में आएंगे नहीं, आपको साथियों का साथ चाहिए होगा ना, साथियों का साथ चाहिए होगा, तो अपने साथियों को क्या कहेंगे आप? इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे? अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप कैसे समझाएंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए हद से ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है और पूरे विपक्ष को बैठकर और फिर से रिकंसिडरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया गठबंधन, मेरे वर्डों को समझिए, फिर से बैठकर पूरा का पूरा रिकंसिडरेशन करना है बैठकर और बेसिक से स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीरो से स्टार्ट करना है गठबंधन को और कांग्रेस को अपने एरोगेंस से थोड़ा सा नीचे आना। चेहरा किसका होगा? लीड कौन करेगा? लीड कौन करेगा जी? लीड कौन करेगा? नहीं, देखिए, राहुल जी को लीड करने देंगे? इस पे राहुल जी को लीड करने देंगे? नहीं, लीड कौन करेगा इस पे भी चिंतन करने की जरूरत, डिस्कशन होना चाहिए इस बात। देखिए, अभी इलेक्शन में अगर जीत जाते तो शायद कुछ और होता, लेकिन अजय जी अब नहीं बोलेंगे। हाँ प्रोफेसर साहब। तारिक भाई जो सलाह दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कि बड़ा बहुत जैसे होता है ना निर्विकार इनोसेंट चेहरा। सर 40 सेकंड है मेरे पास बस। हाँ, इनोसेंट होकर के उन्होंने कह रहा है, अरे भाई आत्ममंथन करेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन आज तक हार के बाद कर पाई है क्या? हार के बाद यदि आत्ममंथन करती तो सबसे पहली ये शर्त है कि गांधी परिवार से इतर कांग्रेस को नए तरीके से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। सर आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए, अजय वर्मा जी ने जो शुरुआत में कहा था उसी के साथ वो एंड करेंगे। हमारे नेताजी हैं राहुल गांधी जी, हमें उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, भले ही बाकी के दलों को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।